शुभ प्रभात विद्यार्थियों। कल की कक्षा का आनंद आपने लिया होगा। कल के प्रकरण को ही आज हम आगे बढ़ाते हैं और संक्षेपण पर चर्चा करते हैं। संक्षेपण और उसकी विशेषताओं के बाद हमें यह जानना आवश्यक होता है कि संक्षेपण करते समय किन किन नियमों का पालन किया जाए। तो आइए आज हमारे साथ और हम लोग चर्चा करें संक्षेपण के नियमों की। जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको लिखित रूप में भी संक्षेपण के विषय में सारी जानकारियाँ दी हैं। आप इसको पढ़िए और मेरे व्याख्यान को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। संक्षेपण के नियम। यद्यपि संक्षेपण के निश्चित नियम नहीं होते हैं, कोई बना बनाया व्याकरणिक नियम संक्षेपण का नहीं होता है, किंतु किसी भी कार्य को करने के लिए एक प्रणाली को मानना, एक प्रणाली का अनुसरण करना आवश्यक होता है, तभी वह कार्य भली प्रकार संपन्न हो सकता है। जब हम किसी कार्य को करने चलते हैं तो उस कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए किसी न किसी प्रकार के नियम या एक जिसको हम बोलते हैं क्रमबद्धता या जिसको हम लोग बोलते हैं व्यवस्था या सिस्टम को हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है, मानना पड़ता है। और इसीलिए संक्षेपण के कुछ विषयगत नियम और कुछ शैलीगत नियम दोनों मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप संक्षेपण करने लगिएगा, उसका अभ्यास जब आप करने लगिएगा, तो आपको इन नियमों को जानने से बहुत लाभ मिलेगा। पहला नियम जो है, विषयगत नियम के तहत पहला नियम जो है वह है मूल संदर्भ को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए, यानी जो मूल पाठ है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और जब तक उसका संपूर्ण भावार्थ स्पष्ट न हो जाए तब तक संक्षेपण लिखना आरंभ नहीं करना चाहिए। यानी कम से कम 2 बार या 3 बार उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। देखिए, इसके लिए आवश्यक है कि मूल अवतरण को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। यह आपकी क्षमता पर भी निर्भर करता है। हो सकता है कि पाठ आपको इतना आसान लगे या आपकी रुचि का हो जो एक ही बार पढ़ने से आपको समझ में आ गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि 3 बार में आपको समझ में ना आया हो, तो आप चौथी बार भी पढ़ने की कोशिश कीजिए और एकाग्रचित्त होकर जब आप पढ़ेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा। दूसरा नियम यह है कि मूल भावार्थ को समझ लेने के बाद आवश्यक शब्दों, वाक्यों तथा वाक्य खंडों को रेखांकित कीजिए और जिनका मूल विषय से सीधा संबंध हो उन भावों या विचारों को आप रेखांकित कीजिए। और ध्यान रखिए कि ऐसी चीज़ों को आपको रेखांकित करना है, ऐसे वाक्यों और शब्दों को आपको रेखांकित करना है जिसे जो संक्षिप्त लेख आप लिखेंगे, संक्षेपण जो आप करेंगे, उसमें वे शब्द और वे तथ्य अवश्य आ जाएं। इस प्रकार कोई भी आवश्यक बात आपसे छूटने न पाएगी। आगे बढ़िए। संक्षेपण के मूल संदर्भ का संक्षिप्त रूप है। संक्षेपण अपने मूल संदर्भ का यानी मूल पाठ का बहुत ही छोटा रूप है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसमें अपनी ओर से किसी तरह की टीका टिप्पणी आपको नहीं करनी है। यानी बात जो भी है वो उसी तरह से संक्षिप्त रूप में आ जाना चाहिए। इसमें आपको अपनी ओर से कोई नई बात नहीं जोड़नी है या आपका अपना विचार उसमें समाहित नहीं होना चाहिए। तो इसलिए संक्षेपण को यदि आपको लिखना हो तो आप अलग एक लेख लिख दें, वो अलग बात है, पर संक्षेपण में आपके अपने विचार समाहित करने का कोई आदेश नहीं होता है, कोई संभावना, कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। अगले नियम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संक्षेपण को अंतिम रूप देने के पहले रेखांकित वाक्यों के आधार पर
जिनकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, फिर उसमें उचित और आवश्यक संशोधन या घटाव करना चाहिए। यानी आप रेखांकित वाक्य, आपको नियम 2 में बताया गया था कि आप शब्दों को और वाक्यों को रेखांकित करेंगे। तो जिन शब्दों और जिन वाक्यों को आपने रेखांकित किया है उसको आप नए संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, लेकिन जो संक्षिप्त रूप में लिखेंगे उसमें सदैव या उसके वाक्यों की बुनावट में परेशानी आपको लगेगी और वो सटीक नहीं लगेंगे। इसलिए जो आप पहली बार लिखेंगे वो रफ़ होगा, रफ़ उसका आलेख होगा, रफ़ स्केच होगा, और उसको फिर उसके आधार पर आप एक अपनी ओर से लिखेंगे जिसमें प्रवाह और तथ्यों का क्रम और वाक्यों की बनावट, व्यवस्था और क्रमबद्धता, इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, उक्त रूपरेखा को अंतिम रूप देने के पहले उसे 1-2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि कोई भी ऐसे विचार जो मूल पाठ में था, मूल संदर्भ में था, वहाँ से यहाँ आने तक कोई ऐसा मुख्य तथ्य या मुख्य बातें छूट ना गईं या छूट ना जाएं। एक और आवश्यक बात है, संक्षेपण को व्याकरण के सामान्य नियमों के अनुसार एक क्रम में लिखना चाहिए। एक क्रमबद्धता उसमें होनी आवश्यक है। क्रमबद्धता इस तरह से हो कि जिस तरह तथ्यों का क्रम मूल पाठ में आया है उसी प्रकार तथ्यों का क्रम आपके संक्षिप्त पाठ में भी आना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगले नियम की ओर हम लोग चलते हैं। उपयुक्त सारी परिभाषाओं के आलोक में हम लोगों को यह देखना होगा कि संक्षेपण जो मूल पाठ है वह उसके भावों और उसके विचारों के अनुकूल होना चाहिए। संक्षेपण में कोई भी ऐसी बात ना हो जिसमें मूल पाठ के भाव और विचार कहीं खंडित होते हों या कुछ हिस्सा उसका छूट जाता हो। तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों के बाद एक आखिरी नियम और है कि संक्षेपण जब बन जाए और हो जाए, संक्षिप्त आलेख तैयार हो जाए, तो आपको उसका एक उपयुक्त शीर्षक भी देखकर दे देना चाहिए। यानी जिस आलेख को आपने पढ़ा उसके केंद्रीय विषय को हमेशा ध्यान में रखिए और केंद्रीय विषय के आधार पर आप उस संक्षेपण का या संक्षिप्त रूप का एक उपयुक्त शीर्षक दे दीजिए। शीर्षक ऐसा हो जिससे पूरे पाठ का, पूरे संदर्भ का पता चले या प्रतीक वह बन सके। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है और संक्षेपण की प्रक्रिया आपको करनी है। चलिए हम लोग फिर एक बार दोहरा लेते हैं संक्षेपण के नियम को। संक्षेपण का कोई निश्चित सुनिश्चित बना बनाया व्याकरणिक नियम नहीं है मेरे विद्यार्थियों, किंतु कुछ ऐसी धारणाएं हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। नियम नहीं है किंतु अनुशासन अवश्य है, तो हमें उस अनुशासन का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अनुशासन क्या है? पहला नियम को ध्यान से देखिए। मूल संदर्भ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है जब तक उसका संपूर्ण भाव स्पष्ट न हो जाए, यानी भावों को स्पष्ट होना आपके लिए आवश्यक है। दूसरी बात कि भावार्थ को समझ लेने के बाद आपको मूल पाठ को एक बार रेखांकित कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है कि कौन कौन सी बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन सी बातें संक्षिप्त रूप में होनी आवश्यक हैं, रहनी ही चाहिए। अगली बात यह है कि आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि विषय चाहे जो हो, आप उस विषय से सहमत हों या नहीं हों, जो मूल पाठ है उस पाठ का उसी तरह से संक्षेपण करना है। आपको अपने विचार उसमें बिल्कुल नहीं डालने हैं।
अपनी सहमति या असहमति बिल्कुल उसमें नहीं डालना है, या अपने अलग से कोई विचार आप उसमें डाल दें, ऐसी कोई स्वतंत्रता इसमें नहीं होती है। अगली बात जो यह है कि फिर से एक बार देख लीजिए कि क्या कोई बात छूट गई है या सारी बातें हमारी आ गई हैं। अब इस बात को ध्यान में रखने के बाद आपको उसकी क्रमबद्धता को अवश्य जांच कर लेनी चाहिए कि तथ्यों को मूल पाठ में जिस क्रम में रखा गया है यह उसी क्रम में तथ्य हैं या नहीं हैं। यदि हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको फिर से कर लेना चाहिए। अगली बात जो है, संक्षेपण को जब आपने किया है तो वाक्यों की बुनावट या उसकी क्रमबद्धता या उसके वाक्य विन्यास इत्यादि व्याकरणिक नियमों के अनुकूल होने चाहिए। इन सब के बाद आपको भली प्रकार अब तक आपने 3-4 बार आपने पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद आपने उसका संक्षेपण भी कर लिया है, रेखांकन भी किया, संक्षेपण भी किया। तो यह सब करने के बाद आपके दिमाग में यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि यह मूल पाठ किस बात पर आधारित है, इसका केंद्रीय विषय क्या है और मुख्य आशय क्या है। तो यह पता चलने के बाद आपके लिए यह आसान होगा कि आप उस संक्षिप्त आलेख का एक शीर्षक दे सकें। तो संक्षेपण का एक शीर्षक भी होना आवश्यक है। विद्यार्थियों, आप जब पढ़ेंगे तो जब आप तथ्यों को रेखांकित करेंगे, उसी समय आपके दिमाग में एक शीर्षक कहीं ना कहीं से प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा, या आप शीर्षक की ओर भी आप अपना ध्यान बनाए रखेंगे। अब तक आपको शीर्षक तब जब पूरा लिख जाएगा तब तक आपके दिमाग में कोई ना कोई शीर्षक अवश्य कौंध जाएगा, और शीर्षक को जब आप शब्द देने लगेंगे और शीर्षक जब लिखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका केंद्रीय विषय के अनुकूल शीर्षक हो, जो सार है, जो उस पाठ का बिल्कुल सार तत्व है, वह उस शीर्षक से प्रतिबिंबित होता है। ऐसा होना चाहिए, प्रतिबिंबित होना चाहिए। तो मेरे विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आपने संक्षेपण के नियमों को ध्यान से देखा। ये सारे नियम विषयगत नियम हैं। अगली कक्षा में हम लोग संक्षेपण पर कुछ और बातें करेंगे। ध्यान रखिएगा, शीर्षक लिखते समय शीर्षक छोटा होना चाहिए और लघु होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है आप इसे पढ़ें और समझें। फिर हम लोग बातें करेंगे संक्षेपण पर। आप व्याकरण की पुस्तक में भी देख सकते हैं यदि आपके पास है तो, अन्यथा मैं जितने PDF आपको देती जा रही हूँ उस PDF का आप भरपूर लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। आपके लिए यह दिन अच्छा हो। नमस्कार।